अब अपन बात कर रहे हैं ये चैप्टर 11 फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एक्शन। ठीक है, जनरल फैक्टर्स क्या है? एक तो बॉडी साइज, फिर एज। ठीक है, लाइक चिल्ड्रन में अलग डोज चाहिए, सेक्स मतलब ड्रग्स कॉजिंग एरोसोटिज्म लाइक मिनॉक्सिडिल आर अवॉइडेड इन फीमेल्स। फिर रेस, फिर जो क्विनियोडोक्लोर है। ठीक है, क्विनियोडोक्लोर। तो क्विनियोडोक्लोर इज एन एंटी मलेरियल विच कॉजेज स्मॉन इन जापानीज ओनली। स्मॉन इज सब एक्यूट माइलो ऑप्टिक न्यूरोपैथी। ठीक है, सब एक्यूट माइलो ऑप्टिक न्यूरोपैथी इन जापानीज ओनली। ठीक है, फिर डिजीज स्टेट्स कि भाई डोज एडजस्ट करना है रीनल या हेपेटिक में। कोई रीनल फेलियर है तो रीनल एक्सक्रीशन, जो रीनल से एक्सक्रीशन हो रहा है तो वो नहीं देना है, टॉक्सिसिटी करेगा। ठीक है, वही लीवर फेलियर, जो लीवर में मेटाबॉलिज हो रहा है और अगर लीवर फेलियर है तो वो ड्रग्स कम देनी है या नहीं देनी, वॉट एवर। ठीक है, फिर आते हैं अपन फार्माकोजेनेटिक्स पे। तो इसमें पहला है G6PD डेफिशिएंसी। ठीक है, तो G6PD डेफिशिएंसी क्या है? तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, ये G6PD ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। अब ये सब आरबीसीज में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो जो भी आरबीसीज है, ठीक है, तो उनमें G6PD एज अ बंदूक लेके खड़ा रहता है। अब ये क्या क्या शूट करेगा? ठीक है, तो ये फ्री रेडिकल को शूट करेगा। अब फ्री रेडिकल कब बनता है? तो अपन कोई भी ड्रग देते हैं तो फ्री रेडिकल बनता है, जब भी वो काम कर रहा है तो फ्री रेडिकल बनेगा। ठीक है, तो ये जो G6PD है, एक एंजाइम है जो एक आरबीसी कैरी करता है अपने पास एज अ बॉडी गार्ड। ठीक है, तो ये शूट करेगा फ्री रेडिकल को। और मान लो अगर ये G6PD की डेफिशिएंसी है, मतलब G6PD है ही नहीं, ठीक है, तो अब क्या होगा? अब जो फ्री रेडिकल बन रहा है ना, तो अपना आरबीसी बहुत सेंसिटिव है, तो क्या करेगा? जो फ्री रेडिकल बने हैं आरबीसी में, ठीक है, ड्यू टू द डेड ड्रग, तो अब वो हिमोलिसिस हो जाएगा। ठीक है, आरबीसी टूट जाएगा। ठीक है, तो G6PD प्रोटेक्ट्स आरबीसी फ्रॉम फ्री रेडिकल इंजरी एंड मैनी ड्रग्स प्रोड्यूस फ्री रेडिकल। ठीक है, लाइक बहुत सारे ड्रग है, लाइक 1200-1300 जो भी है। ठीक है, एंड कैन कॉज हिमोलिसिस इन पेशेंट्स विद जेनेटिक डेफिशिएंसी ऑफ G6PD। ठीक है, वो कौन से ड्रग है? अपने को 4-5 याद रखना है। ठीक है, तो प्राइमाक्वीन और सल्फोनामाइड, ठीक है, और उसमें डेप्सोन भी आ गया, नाइट्रोफ्यूरेंटाइन जो यूटीआई में देते हैं, फिर फ्यूराजोलिडोन जो अपन डायरिया में दे सकते हैं। तो ये सब फ्री रेडिकल इंजरी करेंगे। ठीक है, तो दे वुड कॉज इमोलिसिस इन G6PD डेफिशिएंसी। ठीक है, तो ये हो गया। फिर आते हैं अपने सक्सिनाइल कोलिन इंड्यूस्ड एपनिया। ठीक है, तो SCH जो है इज़ द शॉर्टेस्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट। ठीक है, अब ये कब देते हैं? तो अपन जब ईटी ट्यूब डालते हैं अंदर। ठीक है, अब जब अपन ईटी ट्यूब डाल रहे हैं अगर, ठीक है, तो जो भी अपनी मसल्स हैं, जो भी ट्रेकिया और फेरिंग्स लैरिंग्स जो भी सब कुछ है, तो अपन पूरा वो सब पास करके ट्रेकिया में घुसेगा अपना ट्यूब। ठीक है, तो अब अगर अपन ने कोई भी चीज़ अड़ा दी, कोई भी स्ट्रक्चर को अड़ा दिया अपन ने, तो स्पाजम हो जाएगा। ठीक है, लैरिंगो स्पाजम और वॉट एवर। ठीक है, तो अपने को वो पूरे एरिया में अपना ओरोफेरिंग्स नेजोफेरिंग्स जहाँ से भी ट्यूब का पाथवे है, ठीक है, तो वो सबको अपने वहाँ की सब मसल्स को अपने को रिलैक्स करने का है। ठीक है, इसलिए अपन रिलैक्सेंट देते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्टेस्ट एक्टिंग SMR है, क्योंकि अब ईटी ट्यूब डालने में आपको गिन गिन के मतलब 15-20 सेकेंड या 1 मिनट वॉट एवर इट इज़। एंड SMR इज द शॉर्टेस्ट एक्टिंग SMR, सक्सिनल कोलिन, जिसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज लाइक 2 to 5 मिनट्स। ठीक है, बट और फिर क्या होता है ना कि 2 to 5 मिनट्स क्यों है? क्योंकि यार अपने बॉडी में होता है प्लाज्मा में सूडोकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम। ठीक है, सूडोकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम, तो ये मेटाबोलाइज कर देती है SCH को। तो सपोज अपना SCH ने काम किया, मसल रिलैक्स किया। ठीक है, सब मसल रिलैक्स हो गए, लैरिंग्स वेरिंग सबके, अपन ने ट्यूब डाल दी। ठीक है, और फिर मसल जैसे ही सूडोकोलिन एस्ट्रेज ने इसको मेटाबोलाइज किया SCH को, तो वापस सब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई, क्योंकि ट्यूब बढ़ रही थी, पर ट्यूब तो अंदर चली गई, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट सपोज अभी अगर कुछ लोग ऐसे होता है जिनके अंदर एटिपिकल सूडोकोलिन एस्ट्रेज होता है। ठीक है, एटिपिकल सूडोकोलिन एस्ट्रेस, तो ये SCH को मेटाबोलाइज नहीं करेगा। अब ये अगर SCH को मेटाबोलाइज नहीं कर रहा है तो SCH जो है वो जो मसल्स में थी वो दूसरी जगह पे भी चली जाएगी। लाइक सपोज डायफ्राम है, इंटरकोस्टल मसल्स है, तो जो अपना बाकी जो मसल्स हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी चली गई है वो। ठीक है, बाकी जो भी ये रेस्पिरेटरी मसल्स जो हैं, ठीक है, तो अब क्या करेगी? एपनिया करेगी। अब हम ब्रीथ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये रिलैक्स हो गए मसल्स। ठीक है, तो इसको बोलते हैं SCH इंड्यूस्ड एपनिया। ठीक है, इन पेशेंट्स विद एटिपिकल सूडोकोलिन एस्ट्रेस। अपन पढ़ते हैं एसिटाइलेशन का, फार्माकोजेनेटिक्स में जो लास्ट टॉपिक है। तो क्या होता है कि ड्रग्स मेटाबोलाइज्ड बाय एसिटाइलेशन प्रोड्यूस डिफरेंट इफेक्ट इन डिफरेंट पेशेंट्स। ठीक है, जो ड्रग्स मेटाबोलाइज्ड बाय एसिटाइलेशन हो रही है, ठीक है, एसिटाइलेशन अपन ने पढ़ा था वो फेज 2 रिएक्शन था। ठीक है, जिसमें अपन कुछ जोड़ रहे हैं। ठीक है, लाइक कुछ कॉन्जुगेशन हो रहा है। ठीक है, अपन वापस अगर जाते हैं अगर, तो एसिटाइलेशन पढ़ा था अपन ने, सब एनाबॉलिक सिंथेटिक रिएक्शन है। ठीक है, और कुछ ना कुछ जुड़ रहा है। फेज़ 2 क्या करता था कि ड्रग को वाटर सॉल्युबल बनाएगा। ठीक है, तो मेटाबोलाइज होगा वो ड्रग। ठीक है, तो ये है। और तो इसके अंदर क्या, लाइक दो, लाइक कब एसिटाइल एक एंजाइम होता है NAT। ठीक है, एन एसिटाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, तो वही एसिटाइल ग्रुप पे ऐसा नाइट्रोजन जोड़ देना या ट्रांसफ़र कर देना, वॉट एवर, तो
तो ये एक फेज़ 2 रिएक्शन है जो एनाबोलिक रिएक्शन है फेज़ 2, ठीक है। पहले की वीडियोस में जाएंगे तो पता चल जाएगा। एंड अब बात करते हैं अपन एसिटाइलेशन में। तो वही कि भाई कुछ लोग फास्ट एसिटाइलेटर होते हैं, कुछ में मतलब ज़्यादा वो एसिटाइलेशन हो रहा है, कुछ में स्लो हो रहा है, मतलब कि वो स्लो एसिटाइलेटर है, कुछ नॉर्मल है। तो अपन अब नॉर्मल एसिटाइलेटर्स के हिसाब से अपन ड्रग देते हैं, ठीक है। अब सपोज अपन ने 300 mg दिया आइसोनाइजिड INH दिया अपन ने, ठीक है। अब उसमें टॉक्सिसिटी में क्या होता है कि भाई पेरिफेरल न्यूरोपैथी होता है। अब सपोज कोई 300 mg नॉर्मल डोज है, लेकिन अपन ने अगर स्लो एसिटाइलेटर को दिया तो वो मेटाबोलाइज ही नहीं होगा, वो एसिटाइलेशन जो फेज़ 2 है वो बढ़ ही नहीं रहा, मतलब कि ड्रग वाटर सॉल्युबल हो ही नहीं रहा, तो ड्रग बॉडी में ही है, तो वो एक्सक्रीशन नहीं हो रहा है, ठीक है, एक्सक्रीशन एलिमिनेशन वॉट एवर, तो वो टॉक्सिसिटी करेगा। मतलब कि वही 300 mg जो नॉर्मल डोज था, ठीक है, उसके अंदर स्लो एसिटाइलेटर को दिया तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी करा दिया। और अगर अपन ने नॉर्मल फास्ट एसिटाइलेटर को दिया तो फिर इफेक्ट नहीं आएगा, तो उसको ज़्यादा डोज देना पड़ेगा। तो ऐसे ही लाइक डिफरेंट इफेक्ट आएगा डिफरेंट पेशेंट्स में। अब ऐसे कौन से ड्रग्स हैं विच आर लाइक मेटाबोलाइज्ड बाय एसिटाइलेशन, ठीक है, तो वो डिफरेंट इफेक्ट शो करेंगे डिफरेंट पेशेंट्स। तो ये है शिप ड्रग्स, याद रखना बाय एसिटाइलेशन में बहुत कॉमन निमोनिक है शिप ड्रग्स, ठीक है। तो क्या क्या है कि सल्फोनामाइड्स इंक्लूडिंग डेप्सोन, फिर H से हाइड्रोलाजीन, ठीक है, I से INH आइसोनाइजिड, एंड P से प्रोकेनामाइड, ठीक है, प्रोकेनामाइड। याद रखना शिप ड्रग्स कैन ऑल्सो कॉज SLE, ठीक है। अपन बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में कौन सी ड्रग, लाइक 5 ग्रुप्स है, ठीक है। ड्रग्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 5 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू सेफ्टी इन प्रेगनेंसी। लाइक कैटेगरी A इज द सेफेस्ट एंड X इज द कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, लाइक एग्जाम्पल थैलिडोमाइड, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि ये कैटेगरी है और शेड्यूल अलग है, लाइक शेड्यूल H मत और X अलग है। लाइक शेड्यूल H ड्रग्स जो है दैट रिक्वायर प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ RMP, एंड शेड्यूल X ड्रग्स, ठीक है, एंड शेड्यूल X ड्रग इंक्लूड्स नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक ड्रग्स, ठीक है, लाइक कीटामिन है अलग है, तो उनके लिए इवन जिसने जो ये अपना है जो मंगाता है यार, मतलब फार्मासिस्ट, तो उसको भी 1-2 साल तक का पूरा बिल और रिकॉर्ड सब करना पड़ेगा मेंटेन। तो ये शेड्यूल X है। कैटेगरी अपन प्रेगनेंसी रिलेटेड बात करते हैं, ठीक है, लाइक शेड्यूल X ड्रग एंड कैटेगरी X ड्रग्स आर डिफरेंट। शेड्यूल X तो अपन ने पढ़ लिया अभी, ठीक है, जो ये रखता है बिल पूरा संभाल के रखता है एंड फॉर साइकोट्रॉपिक एंड नार्कोटिक ड्रग्स, एंड कैटेगरी एक्स, ठीक है, कैटेगरी एक्स इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी वाले ड्रग्स हो गए, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं अपन सेफ एंड अनसेफ ड्रग्स इन प्रेगनेंसी, ठीक है। तो इसके अंदर कंडीशन, एक तो क्या क्या कंडीशन है, फिर कौन से ड्रग सेफ है और कौन से ड्रग अवॉइड करना है, मतलब कि वो टेराटोजेनिक इफेक्ट कर रहे हैं। और अपन वो भी पढ़ेंगे कि ये ड्रग से अगर ले लिया प्रेगनेंसी में तो कौन से टेराटोजेनिक इफेक्ट्स कॉज होंगे, ठीक है। फिर ड्रग्स यूज्ड इन लैक्टेशन की बात करते हैं अपन। तो मोस्ट ऑफ द ड्रग्स सेफली यूज़ कर सकते हैं लैक्टेशन में, बिकॉज ब्रेस्ट मिल्क में सिक्रेशन बहुत नेग्लिजिबल है। और जो फीडिंग टू द बेबी जो है, ठीक है, शुड बी डन जस्ट बिफोर टेकिंग द नेक्स्ट डोज, ठीक है, बिकॉज जस्ट टेकिंग बिफोर द नेक्स्ट डोज अगर कोई बच्चा दूध पी रहा है, इसका मतलब कि ये है कि भाई मिल्क में बहुत कम प्लाज्मा में बहुत कम कंसनट्रेशन है, प्लाज्मा कंसनट्रेशन बहुत कम है वो ड्रग का मिल्क में, ठीक है। तो वही की फीडिंग टू द बेबी शुड बी डन जस्ट बिफोर टेकिंग द नेक्स्ट डोज टू एंश्योर मिनिमम प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द मदर, ठीक है, ये हो गया। और अपन एंटेरिक कोटिंग की बात करते हैं अपन। तो ये एक दिस कोटिंग डिसॉल्व्स इन अल्कलाइन मीडियम ओनली, ठीक है। अब ये क्यों, अपन एक लेयर बना दिया, एंटेरिक कोटिंग कर दिया। एंटेरिक मतलब वो स्टमक जैसा, तो स्टमक में बचाने के लिए, मतलब स्टमक में एसिड होता है तो ये सिर्फ अल्कलाइन मीडियम में डिसॉल्व करेगा, ठीक है। तो एक तो इसको प्रोटेक्ट करना है, कोई भी एसिड लेबल ड्रग है अगर, ठीक है, अगर कोई भी एसिड लेबल ड्रग है, ठीक है, तो वो ड्रग को तोड़ देगी ईजीली, ठीक है। तो उसको करना टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एसिड लेबल ड्रग फ्रॉम द गैस्ट्रिक एसिड, एग्जाम्पल PPI, ठीक है। फिर इट कैन प्रोटेक्ट गैस्ट्रिक म्यूकोजा फ्रॉम इरिटेंट ड्रग्स, ठीक है, लाइक एनसेड। अगर एनसेड में अगर मैंने कोटिंग नहीं की है तो ऑफकोर्स वो इरिटेंट है, गैस्ट्रिक इरिटेंट है वो, ठीक है। तो म्यूकोज जो गैस्ट्रिक म्यूकोज है उस पर वो इरिटेट करेगी, तो अपन एनसेड के ऊपर एक कोटिंग कर दी, ठीक है। तो अब बच गया, अपना गैस्ट्रिक म्यूकोसा बच गया। और इंक्रीज इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स दैट आर प्रेफरेंशियली एब्जॉर्ब्ड डिस्टल टू स्टमक, ठीक है, मतलब कोई या तो एकदम स्टमक और कोलॉन के जंक्शन पे है, ठीक है, डिस्टली एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, तो पहले वो एब्जॉर्ब ना हो जाए, ठीक है, वो ड्रग, ठीक है, इसलिए वो अनचेंज फॉर्म में, मतलब एंटेरिक कोटिंग फॉर्म में वो स्टमक के एंड तक जाएगा, ठीक है। एंड फिर इवेंचुअली अल्कलाइन मीडियम तो था ही इंटेस्टाइन में, तो वहाँ पे वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये याद रखना है, ठीक है, अपने को। एंड फिर बात करते हैं अपन सेफ और अनसेफ ड्रग्स की इन प्रेगनेंसी। तो हाइपरटेंशन में लेबिडालोल इस DOC एंड मिथाइल डोपा यूज़ कर सकते हैं, मतलब बीटा ब्लॉकर्स में लेबिडालोल यूज़ कर सकते हैं अगर DOC, और अगर ये नहीं तो मिथाइल डोपा यूज़ करना है। तो पहले लेबिडालोल इस DOC,
और ड्रग्स टू बी अवॉइडेड लाइक विच आर द टेराटोजेंस इन प्रेगनेंसी, ठीक है, तो वो एस इनिबिटर्स और ए आर बी। एस इनिबिटर इज प्रिल, ठीक है, और ए आर बी जो है वो है सार्टान्स, ठीक है, तो एस इनिबिटर एंड ए आर बीज। फिर एंटीकोगुलेंट्स, तो उसके अंदर हिपैरिन और वारफरिन आ गया, ठीक है, तो हिपैरिन दे सकते हैं अपन, और वो मतलब लो डोज हिपैरिन वॉट एवर। और वारफरिन तो ऐसा याद रखें कि वॉर कराएगा, तो वॉर करेगा तो क्या करेगा, नाक फोड़ेगा, आँख फोड़ेगा, मतलब क्या होगा कि भाई नेजल हाइपोप्लेजिया, आई डिफेक्ट और हियरिंग लॉस हो जाएगा, ठीक है। वारफरिन नहीं देना है प्रेगनेंसी में, याद रखना है, वॉर करेगा, ठीक है, नहीं तो देंगे तो। फिर बाइपोलर डिसऑर्डर में वही एंटी साइकोटिक सेफ है, और वालप्रोइड नहीं देना है क्योंकि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कराएगा, और लिथियम दे सकते हैं, सॉरी लिथियम इज़ अवॉइडेबल, ठीक है, अवॉइड करना है लिथियम को बाइपोलर में प्रेगनेंसी के अंदर। फिर एंटी थायराइड की बात करते हैं अपन, तो एंटी थायराइड में पी टी यू इज़ सेफ। याद रखना है कि प्रेगनेंसी के पहले पहले ट्राइमेस्टर में यूज़, ठीक है, पी टी यू मतलब कि पी टी यू मतलब पहले ट्राइमेस्टर में यूज़, ठीक है, तो प्रोपेल थायोयूरेसिल पहले ट्राइमेस्टर में यूज़ कर सकते हैं। और जो कार्बिमाजोल है, ठीक है, उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, बाद में यूज़ कर सकते हैं कार्बिमाजोल, ठीक है, बिकॉज कार्बिमाजोल वुड कॉज कोएनल एट्रीजिया, नेप्लाजिया, क्यूटिस, ठीक है, तो कार्बिमाजोल कॉजेज कोएनल एट्रीजिया, नेप्लाजिया, क्यूटिस। फिर बात करते हैं एंटी माइक्रोबियल्स की, तो कौन से ड्रग सेफ है, तो पीसीएम सेफ है। पीसीएम मतलब कि पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन एंड मैक्रोलाइड्स, ठीक है। और जो ड्रग नहीं दे सकता अपन प्रेगनेंसी में, दैट इज टेट्रासाइक्लिन विच वुड कॉज टीथ एंड बोन प्रॉब्लम्स इफ गिवन। फिर क्विनोलोन्स विच वुड कॉज कार्टिलेज एंड टेंडन डैमेज इफ गिवन, एंड अमीनोग्लाइकोसाइड्स, ठीक है, तो टेट्रासाइक्लिन, क्विनोलोन्स एंड अमीनोग्लाइकोसाइड्स नहीं देनी प्रेगनेंसी में। फिर एंटी एपिलेप्टिक्स की बात करते हैं, तो लेवेटिरासिटाम और लेमोट्रिजिन ये दे सकते हैं, और वालप्रोइड नहीं देनी है, ठीक है। फिर ड्रग में बात करते हैं, फेनिटोइन क्या करता है, तो टेराटोजेनिक इफेक्ट में ये फीटल हाइडेंटाइन सिंड्रोम कराएगा। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं कि माइक्रोकेफेली, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट एंड हाइपोप्लास्टिक फिलांजेस, ठीक है। फिर एल्कोहल की बात करते हैं, एल्कोहल में वही फीटल एल्कोहल सिंड्रोम कराएगा, ठीक है, जिसमें IUGR माइक्रोसेफेली डिस्मॉर्फिक फेसिस हो जाएगा। और डाईएथाइल स्टिल्बेस्ट्रॉल की बात करते हैं, DES डाईएथाइल स्टिल्बेस्ट्रॉल, तो इट वुड कॉज क्लियर सेल एडिनोकार्सिनोमा ऑफ वेजाना इन द फीमेल ऑफस्प्रिंग, ठीक है, इट वुड कॉज क्लियर सेल एडिनोकार्सिनोमा ऑफ वेजाना इन द फीमेल ऑफस्प्रिंग, ओके, तो ये हो गया। फिर बात करते हैं FDC की अपन, तो FDC में वही है कि व्हेन टू और मोर ड्रग्स आर कंबाइंड टुगेदर इन अ पर्टिकुलर रेशियो, जो अपन पढ़ते हैं कि भाई PCM 200 और बाकी कोई 100 mg, बाकी 300 mg एक ही टैबलेट के अंदर, तो वो FDC है। अब चैप्टर 2 कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स की बात करते हैं, ये रैपिड रिविजन में नहीं लिखा है मैंने अभी तक, ठीक है, अब मेन वीडियोस में देख लेते हैं। तो क्या क्या है, 4 कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग के, या तो एडिशन, समेशन है, सिनर्जिज्म है, पोटेंशिएशन है और एंटागोनिज्म है, ठीक है। तो एडिशन है, समेशन मतलब कि वही सिंपल 2 + 2 = 4, ठीक है, 2 ड्रग ऐड कर दिए, सेम इफेक्ट है, 4 आ गया। सिनर्जिज्म इज लाइक 2 + 2 = 10, ठीक है। सिनर्जिज्म जैसे कि एग्जांपल लेते हैं अपन, कॉट्रिमोक्साजोल जो है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिम, ठीक है, वर्ड में आ गया कॉट्रिमोक्साजोल में कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिम, तो दैट इज ट्राइमिथोप्रिम प्लस कॉट्रिमोक्साजोल ऑक्साजोल, ठीक है, तो क्या आएगा कि सल्फामिथोक्साजोल, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है। अब क्या है ना कि भाई सल्फामिथोक्साजोल और ट्राइमिथोप्रिम दोनों बैक्टीरियोस्टैटिक है, ठीक है, तो अकेला अकेला दे रहे तो बैक्टीरियोस्टैटिक है, लेकिन दोनों मिलके जब अपन कॉट्रिमोक्साजोल बन गया जो दे रहे हैं, तो कॉट्रिमोक्साजोल बैक्टीरियोसाइडल है, ठीक है, तो ये होगा सिनर्जिज्म, 2 + 2 10 हो गया। फिर बात करते हैं पोटेंशिएशन की, तो पोटेंशिएशन में क्या है कि भाई इनएक्टिव ड्रग इज पोटेंशिएटेड, ठीक है, इनएक्टिव ड्रग हैज़ पोटेंशिएटेड द इफेक्ट ऑफ एक्टिव ड्रग, ठीक है, मतलब खुद का कुछ इफेक्ट नहीं है, लेकिन एक्टिव ड्रग बढ़ जाएगा अगर इनएक्टिव साथ में दिया है तो अपन ने। लाइक एग्जांपल है लीवोडोपा, कार्बिडोपा, ठीक है, तो कार्बिडोपा का कोई इनएक्टिव है, लेकिन लीवोडोपा जल्दी मेटाबोलाइज हो जाती है, ठीक है, प्लाज्मा में या जो भी ब्रेन में वॉटएवर, तो अगर लीवोडोपा, एल-डोपा इज कंबाइंड विद कार्बिडोपा, तो फिर द एफिकेसी ऑफ लीवोडोपा वुड इंक्रीज, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन एमोक्सिसिलिन और क्लेवुलिनिक एसिड की, ठीक है, तो एमोक्सी प्लस क्लेवुलिनिक एसिड, तो क्या होता है कि क्लेवुलिनिक एसिड में बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर्स होते हैं, ठीक है, बट इस सेल को नहीं मार सकता, ठीक है, क्लेवुलिनिक एसिड, तो इसका तो खुद का जीरो इफेक्ट है। अब जो एमोक्सिसिलिन है, ठीक है, तो वो क्या होगा कि जो बीटा लैक्टामेज वाले बैक्टीरिया है, ठीक है, तो वो तोड़ देंगे इसको, क्योंकि उनके पास बीटा लैक्टम्स है, तो वो एमोक्सिसिलिन को तोड़ देंगे, लेकिन अपन अब क्लेवुलिनिक एसिड दिया जिनके पास बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर्स हैं,
ठीक है। तो वो क्या करेंगे, जो बैक्टीरिया के पास बीटा लैक्टमेज एंजाइम था तो उसको तोड़ दिया क्लेवुलिनिक एसिड ने, तो ये अब इसके लिए ईजी हो गया। जो एमोक्सिसिलिन थी जो काम करते उसके लिए ईजी हो गया। तो अपन जो एमोक्सिक्लेव 625 देते हैं उसमें एमोक्सिसिलिन का मेन काम है क्लेवुलिनिक एसिड का, बस वो है कि वो बीटा लैक्टम को तोड़ेगा, ठीक है। उसके पास बीटा लैक्टम इनिबिटर्स हैं, तो बीटा लैक्टम को इनिबिट कर देगा बैक्टीरिया का, ठीक है। एक और एग्जांपल है कि इमीपेनम प्लस सिलास्टेटिन। तो इमीपेनम जो है, इमीपेनम तो वो बैक्टीरिया एंटी बैक्टीरियल है, ठीक है। और सिलास्टेटिन का कोई वो काम नहीं है, लेकिन वो जब इमीपेनम के साथ ही देना पड़ता है, क्योंकि इमीपेनम मेटाबोलाइज हो जाता है किडनी में एक एंजाइम होता है विच मेटाबोलाइजेस इमीपेनम, ठीक है। बट सिलास्टेटिन जो है, ठीक है, तो सिलास्टेटिन वो किडनी के एंजाइम को तोड़ता है, ठीक है, इनिबिट करता है। तो देयरफॉर इमीपेनम कैन वर्क विद सिलास्टेटिन, ठीक है। ये हो गया पोटेंशिएशन, 2+0=5। फिर बात करते हैं एंटागोनिज्म की। तो अपन को याद रखना रिसेप्टर वाला एंटागोनिज्म अलग था, जो फार्माकोकाइनेटिक्स में रिसेप्टर के चैप्टर में है वो अलग है, ठीक है। ये अपन ड्रग एंटागोनिज्म की बात कर रहे हैं। इसमें फिजिकल और केमिकल आता है। तो फिजिकल तो लाइक फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द ड्रग स्टॉप्स द एक्शन ऑफ अदर, एग्जाम्पल चारकोल, ठीक है, जो एड्सॉर्प्शन कर देगा। और केमिकल की बात करते हैं, केमिकल रिएक्शन स्टॉप्स द एक्शन, जैसे कि एंटासिड की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन स्टॉप्स द एक्शन, ये एंटासिड, कि कोई कॉन्स्टिपेशन कर रहा है तो कोई डायरिया कर रहा है, वैसे एंटासिड था, मतलब जो भी है बस याद रखना है। फिर आते हैं दो टाइप के एंटागोनिस्ट है ड्रग में, फिजियोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल। तो इसमें याद रखना है कि फार्माकोलॉजिकल मतलब कि सेम रिसेप्टर, और फिजियोलॉजिकल मतलब कि डिफरेंट रिसेप्टर, ठीक है। बस ये याद रखना है कि फार्माकोलॉजिकल मतलब कि सेम रिसेप्टर, फिजियोलॉजिकल मतलब कि डिफरेंट रिसेप्टर, ठीक है। अब कैसे, तो फार्माकोलॉजिकल मतलब सेम, तो टू प्रोड्यूस अपोजिट इफेक्ट, मतलब दोनों में अपोजिट इफेक्ट तो हो ही रहा है, ठीक है। अब कैसे याद करना है, लाइक एड्रेनालिन हार्ट में बीटा 1 रिसेप्टर होता है, तो एड्रेनालिन एक्ट्स ऑन द बीटा 1 रिसेप्टर। तो एड्रेनालिन क्या करेगा कि टैकीकार्डिया करा देगा, ठीक है। वही बीटा ब्लॉकर जो है एटिनोलॉल है और वो सब है, वो ब्रेडिकार्डिया करा देगा। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये फार्माकोलॉजिकल है, तो ये सेम डिफरेंट रिसेप्टर सेम रिसेप्टर है, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल तो सेम रिसेप्टर है, क्योंकि दोनों एड्रेनालिन और एटिनोलॉल या मेटाप्रोलॉल दोनों ही बीटा 1 रिसेप्टर पे काम कर रहे हैं। तो एटिनोलॉल इस फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट ऑफ एड्रेनालिन, ठीक है। या अपोजिट भी वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। और अब फिजियोलॉजिकल की बात करते हैं, विच इज़ डिफरेंट एंटागोनिस्ट, मतलब डिफरेंट रिसेप्टर। तो हिस्टामिन और एड्रेनालिन की बात करते हैं अपन, ठीक है। अब जैसे कि हिस्टामिन H1 हार्ट के H1 रिसेप्टर पे काम कर रहा है, जो भी है, तो ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करा रहे हैं। और एड्रेनालिन जो है वो ब्रोंको डायलेशन करा रहा है, बट ये दूसरे रिसेप्टर पे काम कर रहा है, बीटा 2 रिसेप्टर पे काम कर रहा है। तो वैसे हिस्टामिन इज फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट ऑफ एड्रेनालिन। वैसे अपन देख सकते हैं कि कोई ल्यूकोट्राइन है तो वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करा रहा है, तो वही ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर पे काम करके करा रहा है, और वही एड्रेनालिन बीटा 2 रिसेप्टर पे काम करके ब्रोंको डायलेशन करा रहा है। तो ये हो गया फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट, लाइक डिफरेंट रिसेप्टर्स। फिर आता है एफडीसी पे। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज, एडवांटेज तो वही कि कॉम्प्लायंस बढ़ जाएगा, एफिकेसी बढ़ जाएगी, कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। वन ड्रग में रिड्यूस द एडवर्स इफेक्ट ऑफ अदर ड्रग, एफिकेसी इंक्रीज हो गई है, जैसे बाय द पोटेंशिएशन और सिनर्जिज्म और वॉट, कॉस्ट डिक्रीज हो गया, सब एक ही टैबलेट में 3-4 ड्रग डाल दी, कॉम्प्लायंस इंप्रूव हो गई, एक ही टैबलेट लेनी है। डिसएडवांटेज ये है कि भाई मे बी यूज्ड इरेशनली, ठीक है, 2 ड्रग हैं एक टैबलेट में, अब एक का काम ही नहीं है, ठीक है। तो वैसा अपन याद रख सकते हैं, ठीक है। और एडवर्स इफेक्ट अगर हो रहा है तो अपन बता नहीं सकते कौन से कंपोनेंट से हो रहा है, ठीक है। और ड्रग्स विद डिफरेंट फार्माकोकाइनेटिक्स कैन नॉट बी कंबाइंड, ये याद रखना है, ठीक है। कोई ड्रग अभी एक कॉम्बिनेशन में 2 ड्रग हैं और एक का 6 घंटे का हाफ लाइफ है, किसी का 15 घंटे का है, तो वो नहीं कर सकते अपन, ठीक है। डोज ऑफ वन ड्रग कैन नॉट बी ऑल्टर्ड इंडिपेंडेंटली, क्योंकि आपको पूरा ही टैबलेट ऑल्टर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो बात करते हैं अपन प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग की। तो बस यही है, रिटर्न ऑर्डर बाय द डॉक्टर टू द फार्मासिस्ट टू डिस्पेंस सम मेडिकेशन, और विदाउट डेट और सिग्नेचर इनवैलिड है। और ड्रग नेम शुड नेवर बी रिटर्न इन शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, लाइक PCM नहीं लिखना है। और OD BD HS ये सब नहीं लिखना है अपने को, ठीक है। लीडिंग जीरोज शुड ऑलवेज बी मैंशनड, लाइक 0.5, ठीक है, पर ये 0.5 रॉन्ग है, 0 लिखना है। ट्रायल 0 शुड नेवर बी मैंशनड, ठीक है, मतलब जिसकी 5 mg है, ठीक है, तो वो करेक्ट है, बट 5.0 mg इज़ रॉन्ग, ठीक है। ट्रायल 0 ऐसे ही कि भाई 6.25 mg है तो 6.25 ही लिखना है, 6.25 0 नहीं लिखना है।
और माइक्रोग्राम शुड बी रिटर्न एज mcg नॉट म्यू, ठीक है। म्यू जी जो लिखता है अपन, तो वो mcg लिखना है पूरा, ठीक है, वो याद रखना है। ये हो गया अपना जनरल फार्मेक।